दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि वहां सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ी, इस्तीफ़ा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। अब ये जो परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन जो नेपाल में विद्रोह हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं, बहुत सारे कारण। एक कारण ये भी सामने आया है कि जो केपी शर्मा ओली थे, उन्हें 70 साल में रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने संविधान में परिवर्तन कर दिया था। उनकी उम्र अभी 73 साल की थी, उन्हें 70 साल में ही रिटायर होना था, लेकिन संविधान में परिवर्तन करके उन्होंने खुद को उस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रखा। एक कारण ये भी है कि इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है। नेपाल में हुए विद्रोह का सबसे बड़ा कारण अब जातिवाद को माना जा रहा है। दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट है जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। और इस रिपोर्ट को देखकर जातिवादी जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो हमारे देश के जातिवादी लोग हैं, वो तिलमिलाए हुए हैं। बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। अब हम आपको नेपाल के संकट से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी हो। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्रीय है, भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं न कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नेपाल में जनता ने सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह किया, उसकी एक वजह जाति भी थी। सरकारी व्यवस्था में, जुडिशरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मणों का दबदबा था। एबीपी न्यूज़ ने जैसे ही ये रिपोर्ट दिखाई, एबीपी न्यूज़ की इस एंकर जिनका नाम है प्रतिमा यादव, पहले प्रतिमा मिश्रा हुआ करती थी ये, और इनकी शादी अब यादव से हुई है, तो ये अब प्रतिमा यादव हैं। तो इनके पति की फ़ोटो शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, और इनकी जाति को लेकर तरह तरह के अपमानजनक टिप्पणी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो जातिवादी लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस एंकर को चैनल से निकालो, और ये लोग अब एबीपी न्यूज़ को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। जातिवादी लोग सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से खुलकर सामने आ गए हैं। कह रहे हैं कि नेपाल में हुई हिंसा पर ब्राह्मण एंगल जोड़कर एबीपी न्यूज़ ने नफ़रत फैलाई है। ये न्यूज़ चैनल अब देश में भी नफ़रत फैलाना चाहते हैं क्या? अगर आज चुप रहे तो ये आगे नहीं रुकने वाले हैं। खुलकर विरोध दर्ज कराइए। जो जातिवादी, मनुवादी लोग हैं वो अब प्रतिमा मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। एबीपी न्यूज़ को बायकॉट करने की बात कह रहे हैं। जो लोग टीवी मीडिया लगातार देख रहे हैं, जो मनुवादी, जातिवादी टीवी मीडिया पर ही निर्भर हैं, अब वो कह रहे हैं एबीपी न्यूज़ को बायकॉट करो। एबीपी न्यूज़ को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि एबीपी न्यूज़ ने जो ये रिपोर्ट दिखाई, कितना हद तक ये सही है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि नेपाल एक कथित हिंदू राष्ट्र है, और जहां हिंदू राष्ट्र, आप समझिए कि वहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर ब्राह्मण का वर्चस्व अपने आप हो जाता है। अभी जो प्रधानमंत्री था नेपाल का, उसका नाम था केपी शर्मा ओली। बहुत ही निहायत ही जातिवादी ये प्रधानमंत्री था। नेपाल में 2021 की जनगणना के मुताबिक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी 11% है और क्षत्रिय की आबादी 16% है। यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण 27% हैं। यही 27% लोग 90% सिस्टम पर कब्जा किए हुए बैठे हैं।
इसको आप ऐसे समझिए कि 1951 से अब तक नेपाल में कुल 29 प्राइम मिनिस्टर बने, जिसमें से 16 ब्राह्मण प्रधानमंत्री हुए और 12 क्षत्रिय प्रधानमंत्री। और अगर मैं 2003 संसदीय चुनाव की बात करूं तो कहा जा रहा है कि जो 165 सदस्य चुने गए हैं उसमें से 54 ब्राह्मण, 41 क्षत्रिय। नेपाल में ब्राह्मण को बाहुन और क्षत्रिय को क्षेत्री कहा जाता है और इन दोनों को यहाँ पर आर्य कहा जाता है। तो 95 संसदीय सदस्य यहाँ पर आर्य हैं। अब मैं आपको कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम बताने जा रहा हूँ जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। बाबूराम भट्टराई ब्राह्मण, सुशील कोइराला ब्राह्मण, केपी शर्मा ओली ब्राह्मण, पुष्प दहल कमल प्रचंड ब्राह्मण, शेर बहादुर देउवा क्षेत्री, झलनाथ कनाल क्षेत्री। तो यहाँ पर कभी ब्राह्मण कभी क्षेत्री यानी क्षत्रिय ब्राह्मण मिलकर ही सरकार नेपाल में चला रहे हैं। और जो बिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ इन लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। उनके हक अधिकारों की कभी यहाँ पर बात ही नहीं की गई, उनको प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। और यही सबसे बड़ा कारण बना जिसके बाद नेपाल में एक भयंकर विद्रोह हुआ। वहीं बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नेपाल को अब बुद्ध के रास्ते पर चले जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है, दुनिया में बुद्ध से बड़ा कोई नहीं है। नेपाल यदि सुख, शांति और समृद्धि चाहता है तो उसे पुनः बुद्ध की शरण में आना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर नेपाल बुद्ध राष्ट्र बन जाए तो वहाँ पर शांति आ सकती है। ऐसे तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स इस समय सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बेबाकी से अपनी बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, बुद्ध की एक मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और इसे ड्रोन कैमरे से कैद किया गया है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि बुद्ध का मतलब क्या है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहले जो नेपाल था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो भगवान बुद्ध हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म नेपाल में ही हुआ था। तो जब नेपाल में उनका जन्म था तो भारत का हिस्सा था नेपाल। और आप जानते हैं कि बुद्ध धर्म जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तेज़ी से, चाहे जापान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाइना हो, इंडोनेशिया हो या फिर और दक्षिण एशियाई तमाम देश हैं, वहाँ पर ये धर्म तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि नेपाल में इस धर्म को उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिली। भारत में भी, हमारे देश में भी कभी किसी ने बुद्ध राष्ट्र की मांग नहीं की। हिंदू राष्ट्र की बात लगातार हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र होकर नेपाल बर्बादी के रास्ते पर चला गया है। वहीं जो लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नेपाल कहाँ बन पाया था, ये तो लोकतंत्र के रास्ते पर चला गया था, सेकुलरिज्म अपना रहा था, इसलिए बर्बाद हुआ। जबकि जातिवादी लोग इस रिपोर्ट को नहीं दिखाएंगे और जब कोई सच्चाई बताएगा तो तिलमिला जाएंगे। तो ये जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। केपी शर्मा ओली जैसे लोगों ने खुद के लिए संविधान बदल दिया। जनता मर रही थी, भूखी तरस रही थी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी चरम पर है और इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। संविधान बदलकर ये लोग सत्ता चलाना चाह रहे थे और शायद इसीलिए जेन जेड ने ये विद्रोह किया और इन लोगों को अपनी गद्दी छोड़कर फरार होना पड़ा। दोस्तों, सिर्फ नेपाल नहीं, इससे पहले म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी ऐसी तबाही हो चुकी है। तो हमारे देश में जो नफरती लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं वो नेपाल हिंदू राष्ट्र को एक बार देख लें, उसकी हालत देख लें पहले कि हिंदू राष्ट्र कैसा होता है, उसका मॉडल कैसा होता है। तो नेपाल को पहले देख लें कि नेपाल हिंदू राष्ट्र करके क्या बनाया, क्या उसने बहुत तीर मार दिया, पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पर बात करिए। और वैसे भी हमारे देश में हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र की डिमांड करना भी असंवैधानिक है। जो लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं वो देशद्रोह के बराबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से जातिवाद एक एंगल सामने आया है नेपाल में, क्या आप इस रिपोर्ट को सही मानते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।